क्लास 11 के बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल, कैसे हो? पिछले वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हमने ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, डायरेक्शनल नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, कोवेलेंट बॉन्ड का सिग्मा एंड पाई टाइप सब पढ़ लिया था। और हम लोगों ने देखा था कि जो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है दैट इज एप्लीकेबल फॉर, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट द ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये ओवरलैपिंग कंसेप्ट डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बढ़िया काम कर रहा था। जैसे कि बेहतरीन काम करेगा ये H2 के अंदर, O2 के अंदर, N2 के अंदर, F2 के अंदर, Cl2 के अंदर, Br2 के अंदर, I2 के अंदर, HCl के अंदर, HF के अंदर, HBr के अंदर एक्सेट्रा। ऐसे सारे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी जिसके अंदर सिर्फ दो एटम्स होंगे, उनके अंदर ये बहुत प्यारा वर्क करेगा। प्यारा बोलना चाहिए उसको, बहुत अच्छा वर्क करेगा। लेकिन but in case of polyatomic molecules के अंदर, लाइक हम लोगों ने एग्जाम्पल भी पढ़ा था पिछले वीडियो में, मीथेन, अमोनिया, वाटर एक्सेट्रा। दिस कंसेप्ट इज नॉट गुड। ये कंसेप्ट अच्छा नहीं है, काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज वी नो। ये क्यों काम नहीं कर पा रहा था? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर आप एक एटम के अंदर p ऑर्बिटल के अलाइनमेंट को देखो, तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, एक एटम के अंदर p ऑर्बिटल px, py और pz एक दूसरे के एस्पेक्ट में 90 डिग्रीज पर अलाइन होने चाहिए। तो अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल की सिर्फ ओवरलैपिंग करते हो तो मीथेन के चारों बॉन्ड 90 डिग्री के होने चाहिए। मीथेन के चारों बॉन्ड 90 डिग्री के होने चाहिए। अमोनिया के तीनों बॉन्ड 90 डिग्री के होने चाहिए। इसके दोनों बॉन्ड 90 डिग्री के होने चाहिए। लेकिन इन तीनों का बॉन्ड एंगल अलग अलग होता है। इसका बॉन्ड एंगल 109.5, 107, 104 डिग्रीज होता है। दैट मींस ओवरलैपिंग कंसेप्ट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर काम नहीं करता। एक बात और when we experimentally observe the bonds in CH4, जब हम इस CH4 के बॉन्ड को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं और एक केमिकल रिएक्शन करके देखते हैं कि जब मैं CH4 को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ HNu, मुझे मिलता है CH3Cl प्लस HCl। और जब मैं बाकी बचे हुए रिएक्शन करता हूं, जब मैं CH3Cl को फिर Cl2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता हूं, तो मुझे मिलता है CH2Cl2 प्लस HCl। फिर जब मैं CH2Cl2 को Cl2 के साथ रिएक्ट कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मुझे मिलता है CHCl3 प्लस HCl। फिर जब मैं CHCl3 को क्लोरीन की प्रेजेंस में, क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराता हूं, तो मुझे मिलता है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। मतलब आप देखो यहां पर चारों स्टेप में रिएक्शन एक जैसी हो रही है। क्लोरीन एक हाइड्रोजन को निकाल के सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरीन एक हाइड्रोजन को निकालकर HCl बन के बाहर हो जाता है। और इन दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन हाइड्रोजन को निकाल के सनलाइट की प्रेजेंस में HCl बन के बाहर हो जाता है और दूसरा क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह ले लेता है। तो यहां पर चारों रिएक्शन एक जैसी हो रही है। मतलब यहां पर मीथेन के चारों बॉन्ड एक जैसे हैं। यहां पर मीथेन के चारों बॉन्ड एक जैसे हैं। और ध्यान से मेरी बात बहुत फोकस करके सुनना, यहां मीथेन के चारों बॉन्ड एक जैसे हैं। लेकिन अगर आप ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो तो कार्बन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ
तो यहां पर आपको मिलेगा 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, मैं एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं, 2px 2py और 2pz के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इस रिएक्शन से क्या प्रूफ हो रहा है, दैट ऑल द 4 बॉन्ड ऑफ मीथेन, यानी मीथेन के अंदर जो चारों बॉन्ड बने हैं, मीथेन के जो चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, दे ऑल आर सेम। लेकिन अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो बेटा 2s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल शेप का होता है, और स्फेरिकल शेप होने की वजह से ये अलग टाइप से ओवरलैपिंग करेगा, ss ओवरलैपिंग करेगा, px ऐसा होगा, py ऐसा होगा और pz ऐसा होगा। चलो मैंने माना px py और pz इन तीनों की एनर्जी बराबर है, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन s ऑर्बिटल की एनर्जी इसके मुकाबले थोड़ी कम है, तो एनर्जी ऑफ s ऑर्बिटल इज लेस, एनर्जी ऑफ s ऑर्बिटल इज लेस, एनर्जी ऑफ s ऑर्बिटल इज लेस का मतलब s ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इसके बॉन्ड को और इसके बॉन्ड को कंपेयर नहीं किया जा सकता। इन तीनों के बॉन्ड एक जैसे होंगे लेकिन इसका बॉन्ड एक जैसा नहीं होगा। मतलब इस CH4 में 3 बॉन्ड एक जैसे हो सकते हैं, इक्वल एनर्जी के, इक्वल शेप के। क्यों? क्योंकि वो px py और pz से बन रहे हैं। लेकिन जो चौथा बॉन्ड होगा जो s ऑर्बिटल की वजह से बन रहा है, इसका शेप भी अलग होगा, इसकी एनर्जी भी इसके मुकाबले कंपैरेटिवली कम होगी, क्योंकि हम लोगों ने सबने अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा था, पहले 1s भरो, फिर 2s भरो, फिर 2px 2py 2pz भरो। कारण क्योंकि 2s की एनर्जी 2p से थोड़ी सी कम होती है, तो यहां पर इसकी एनर्जी इस ऑर्बिटल के द्वारा बनाए गए बॉन्ड की एनर्जी इन तीनों के द्वारा बनाए गए बॉन्ड की एनर्जी से थोड़ी सी कम होगी। लेकिन जब आपने रियलिटी में, जब आपने एक्सपेरिमेंटली इन 4 रिएक्शन को ऑब्जर्व किया तो चारों रिएक्शन एक जैसी हुई, चारों रिएक्शन एक जैसी काम कर रही है। इसका मतलब यह है कि मीथेन के अंदर जो चारों बॉन्ड हैं वो इक्वल एनर्जी और इक्वल शेप के हैं, इक्वल एनर्जी और इक्वल शेप के। लेकिन यहां तो एक ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल है, मतलब इस ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से s ऑर्बिटल के द्वारा बॉन्ड जो बनाया जाएगा उसका शेप स्फेरिकल होना चाहिए, क्योंकि वो स्फेरिकल बॉन्ड की स्फेरिकल ऑर्बिटल की वजह से बन रहा है, तो स्फेरिकल शेप है और एनर्जी थोड़ी कम है, और p ऑर्बिटल का शेप अलग होगा और एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, चारों बॉन्ड एक जैसे। देयरफॉर इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर CH4 NH3 H2O 2 गड़बड़ हो गई। पहली गड़बड़ क्या हो गई, पहली गड़बड़ ये हो गई कि जो p ऑर्बिटल्स, जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था, जो p ऑर्बिटल्स है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर अलाइंड है। तो इन CH4 में से जितने भी बॉन्ड होंगे उन सबका बॉन्ड एंगल 90 90 90 90 90 होना चाहिए, बट रियलिटी में तो इन सबका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज है। तो पॉली एटॉमिक के अंदर एक गड़बड़ी हो गई, और दूसरी गड़बड़ी ये हो गई कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर आप बनाओगे तो इन बॉन्ड्स की एनर्जी में थोड़ा सा फर्क होगा। मतलब ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड इस s ऑर्बिटल की वजह से बना है तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी अलग होगी, इसकी एनर्जी थोड़ी सी इनफैक्ट कम होगी बाकी 3 बॉन्ड के मुकाबले, क्योंकि बाकी के 3 बॉन्ड p ऑर्बिटल की वजह से बने और इन तीनों की एनर्जी बराबर है, तो इन तीनों की एनर्जी में बराबर मानूंगा, लेकिन इसकी चौथे बॉन्ड की एनर्जी थोड़ी कम मानूंगा। लेकिन जब आपने यहां पर एक्सपेरिमेंट करके देखा तो आपने ये पाया कि चारों बॉन्ड की एनर्जी बराबर है, चारों बॉन्ड का शेप बराबर है, चारों बॉन्ड की लेंथ बराबर है। तो यहां पर थोड़ा सोचने का एक हमारे पास में ऑप्शन आता है कि यार ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता, स्पेशली पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन बताया गया बाय पाउलिंग्स या पोलिंग्स या पूलिंग्स, बहुत सारे उसको कुछ भी बोलते हैं, हम इसके पाउलिंग्स बोलेंगे क्योंकि स्पेल को ऐसे ही बोला जाता है, पाउलिंग्स। मेरे टीचर्स भी ऐसे ही बोलते थे। तो हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे पढ़ेंगे, बाय पाउलिंग्स। पाउलिंग्स ने एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ा ये समझ में आया, हाइब्रिडाइजेशन क्यों लॉन्च हुआ ये समझ में आया। पहले फटाफट इतना नोट करो प्यारे बच्चों, हो गया मेरे प्यारे प्यारे लाडले बच्चों, छोटे छोटे गुल्लू मुल्लू बच्चों, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया,
हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए और मजा आना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। कुछ बातें एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, कुछ बातें क्लियरली नहीं दे रखी है, पर दी जरूर होती है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, बहुत जिसको बोलना चाहिए एक एक कंसेप्ट बता रहा हूं। तो प्लीज इस वीडियोस को पूरा ध्यान से देखा करो। आप लोग क्या कर रहे हो, मैंने ऑब्जर्व किया है, चैप्टर पढ़ना शुरू तो कर रहे हो लेकिन खत्म नहीं कर रहे हो। कुछ वीडियोस पे आने के बाद चैप्टर को बीच में छोड़ दे रहे हो। दिस इज नॉट करेक्ट। आप लोगों का एम बड़ा है, हमारा एम बहुत बड़ा है। हमें नीट, जेई, हमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स को क्लियर करना है, तो हमें ये सब कॉन्सेप्ट आने चाहिए, वरना 12th में फंस जाओगे। इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि 12th में फंस जाओगे फिर। ठीक है, चलिए तो हाइब्रिडाइजेशन की तरफ चलते हैं। पॉलिंग्स ने क्या बोला? पॉलिंग्स ने एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हमारे सामने लॉन्च किया। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, दैट हाइब्रिडाइजेशन इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ये एक प्रकार का इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो शायद रियलिटी में एग्जिस्ट होता हुआ हमने कभी नहीं देखा। लेकिन इसे लॉन्च क्यों किया गया, व्हाई इट इज लॉन्च या व्हाई इट इज स्टडीज? इट वॉज प्रपोज्ड only to explain the formation of bonds in polyatomic molecules। जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर किस तरीके से बॉन्ड बन रहा है, वो बॉन्ड की क्या शेप है, बॉन्ड की क्या एनर्जी है, बॉन्ड का क्या एंगल्स है, वो एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने के लिए इसको हमारे सामने प्रपोज किया गया था। तो क्या कहता है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट? ध्यान से इसको सुनते हैं। पॉलिंग्स ने बोला कि जब कभी भी एक एटम को बॉन्ड बनाना होता है, जब कभी भी एक एटम को बॉन्ड बनाना होता है, मॉलिक्यूल बनाना होता है, और वो मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक टाइप का होता है, लाइक CH4, H2O, NH3, तो सबसे पहले जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम कौन? यानी जो बीच वाला, जैसे मीथेन के अंदर कार्बन बीच वाला है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन बीच में आएगा, वाटर के अंदर ऑक्सीजन बीच में आएगा। तो जो सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स, उसके वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं। यहां पर बहुत सारे बच्चों को ये लफड़ा आता है, ये प्रॉब्लम आती है, वो सोचते हैं हाइब्रिडाइजेशन का मतलब दो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाना। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जो आपका सेंट्रल एटम है, जो आपका एटम बीच में है, जिसके आसपास दूसरे एटम आकर बॉन्ड बना रहे हैं, उस सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद एक नया रूप ले लेते हैं, एक नया फॉर्म बना लेते हैं। और वो जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होने के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, उन नए ऑर्बिटल्स की एनर्जी, उन नए ऑर्बिटल्स का शेप एग्जैक्टली सेम होता है, उनकी एनर्जी बराबर होती है, उनका शेप एक दूसरे के जैसा एग्जैक्टली सिमिलर होता है, और इन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोला जाता है। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को नेचर में कुछ इस तरीके से अलाइन करते हैं कि इन सब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन मिनिमम से मिनिमम हो जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत करना? तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है एक सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स जिनकी अभी एनर्जी में डिफरेंस है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा मानी गई है,
और s ऑर्बिटल की एनर्जी कम मानी गई है। तो हमें ऐसे ऑर्बिटल्स चूज करने हैं जिनकी एनर्जी या तो ऑलमोस्ट सेम हो, जैसे px, py और pz, और s ऑर्बिटल, क्योंकि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों वैलेंस शेल में हैं, इनकी एनर्जी में जरा सा डिफरेंस होगा, लेकिन डिफरेंस है। इनके शेप में डिफरेंस होगा, शेप में भी डिफरेंस है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहले एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे और मिक्स करने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और उन नए ऑर्बिटल्स का नाम है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन नए ऑर्बिटल्स की एनर्जी, इन नए ऑर्बिटल्स का शेप बिल्कुल सेम होगा, और ये अपने आप को नेचर में इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, इस तरीके से अलाइन कर लेंगे कि इन ऑर्बिटल्स के बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो जाए और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। क्या ये बात समझ में आ गई? इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। चलिए हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट हाइब्रिडाइजेशन is the intermixing of the orbitals of the central atom which have different shapes and almost comparable energies to form new orbitals of equal shape, size and energy, and hence are called as hybrid orbitals, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोला जाता है। तो क्या आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आया? क्या बोला मैंने? हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग है, किसकी? ऑर्बिटल्स की। किसकी ऑर्बिटल्स की? सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स की। सेंट्रल एटम के भी कौन से ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे? वो ऑर्बिटल्स जिनके शेप डिफरेंट हो बट ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जीज हो। तो हमेशा ध्यान रखना, ये यूजुअली ये आपको ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये यूजुअली आपको वैलेंस ऑर्बिटल्स ही होते हैं, यूजुअली वैलेंस ऑर्बिटल्स ही होते हैं of comparable energy to form new orbitals which have equal shape, size and energy, and hence these are called as hybrid orbitals. इन्हें क्या बोला जाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोला जाता है। क्या ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत तो नहीं? पक्की बात। चलिए फिर जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम लोग सब जानते हैं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैं यहां पर चलो बना देता हूं, आप लोग एक सेकेंड के लिए इसको समझिए। ये 2s होता है, ये 2px, ये 2py और ये 2pz होता है, और ये कुछ इस प्रकार होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने वैलेंस शेल से अपने ऑर्बिटल को 2s ऑर्बिटल को छोड़कर 2pz में आ जाएगा। मतलब आपको यहां पर कोई इस पर स्पेसिफिक फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आ जाएगा। और ये कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। भाई एक एटम है कार्बन, जैसे ही उसकी तरफ हाइड्रोजन आएगा, एक कार्बन जैसे उसकी तरफ हाइड्रोजन आएगा, जैसे उसकी तरफ हाइड्रोजन आएगा, जैसे उसकी तरफ हाइड्रोजन आएगा, कार्बन रेडी हो जाएगा कि अब बॉन्ड बनने वाला है। तो जैसे ही पास में ये ओवरलैपिंग करने आएंगे, इनकी एनर्जी से, इनके द्वारा रिलीज करी गई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली जंप करके अपने अनपेयरिंग को कर लेगा। तो आपको इस तरह चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अनपेयरिंग हो जाएगी। आप इसको कुछ ऐसा समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पर कोई गेस्ट आने वाला है,
आपके घर पर कोई गेस्ट आने वाला है और आप एक सोफे पर बैठे हो और आपके पास सोफे पर आपके पापा बैठे हैं, तो आप और आपके पापा एक सोफे पे, दो लोग बैठ सकते हैं, आप और आपके पापा सोफे पर बैठकर ऐसे टीवी देख रहे हो। अच्छा, फिर हेरा फेरी आ रही है, 21 दिन में पैसा डबल, अरे वाह। तो आप मूवी देख रहे हो, लेकिन आपके पापा के पास फोन आता है कि मैं आपके पास में 10 मिनट में आ रहा हूं आपसे मिलने, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट काम है। आपने सुन लिया कि आपके पापा के पास कोई आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप आपके पापा के पास से उठकर किसी और प्लेस पर जाकर बैठ जाओगे, क्योंकि आपके पापा से जो मिलने आ रहा है पर्सन, वो आकर आपके पापा के पास बैठेगा। तो आप उठे और आप दूसरी जगह पे जाकर बैठ गए। ऐसा ही होता है एटम के अंदर। जैसे एक एटम, सेंट्रल एटम के पास में दूसरा एटम अप्रोच करता है बॉन्डिंग के लिए, तो ये जो एनर्जी यहां पर क्रिएट होती है, इसकी वजह से ऑटोमेटिक अनपेयरिंग हो जाती है। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। क्या सर एक एटम हमेशा हाइब्रिडाइजेशन करके रखता है? मतलब अगर मैं कार्बन को देखूं जो भी आइसोलेटेड फॉर्म में, कार्बन ने किसी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं करी है, अभी कार्बन बिल्कुल आइसोलेटेड फॉर्म में अकेला बैठा है, तो क्या उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो जवाब है नो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इन आइसोलेटेड एटम्स, आइसोलेटेड मतलब जो अकेले हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना हो, तो इन आइसोलेटेड एटम्स hybridization do not takes place। क्या इस बात को आपको समझ में आया कि जब कभी भी एटम आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन कब होगा? हाइब्रिडाइजेशन तभी होगा, इट ओनली टेक्स प्लेस व्हेन it takes place only when an atom approaches for bonding। एक एटम जब बॉन्डिंग के लिए इसे अप्रोच करेगा तभी हाइब्रिडाइजेशन होगा, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को ध्यान रखना, ठीक है? अगर हम यहां पर बात करें शेप की, दैट व्हाट विल बी द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, व्हाट विल बी द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप क्या है? तो प्यारे बच्चों, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप आप ध्यान से देखेंगे, इसमें दो लोब रहेंगे, एक लोब बड़ा रहेगा और एक लोब छोटा रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देयर आर टू लोब्स वेयर वन लोब इज वेरी टाइनी, जिसे आप नेगेटिव लोब बोलोगे, और दूसरा लोब जो काफी बड़ा होगा उसे आप कहेंगे पॉजिटिव लोब। तो दिस इज द शेप ऑफ अ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? और जितने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, सबका शेप ऐसा ही देखा जाएगा। ये ऐसा हो गया कि एक टांग को पोलियो हो गया है, एक बड़ी टांग एक छोटी टांग, ठीक है? ठिलवो, नेगेटिव दिमाग वालों, ठरकियों, समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो ये हो गया आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम ओनली। पहले सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, समझ गए बात को? कोई बाहर का एटम आकर सेंट्रल एटम के साथ में ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं कर रहा है, सिर्फ सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। अच्छा, ऑर्बिटल्स भी कौन से मिक्स हो रहे हैं? यूजुअली वैलेंस ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, जिनका शेप अलग अलग हो सकता है। जैसे s और p ऑर्बिटल का शेप अलग है, s, p और d का शेप अलग है, तो डिफरेंट शेप हो सकते हैं, लेकिन उनकी ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जी होगी। मतलब एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि कभी ऐसा मत कर देना कि 2s को और 3p को मिक्स कर दिया। 2s और 3p मिक्स नहीं होंगे, 2p और 3d को मिक्स कर दिया, ऐसा भी कभी नहीं होगा। मिक्सिंग किसकी होगी? लगभग जो एक ही वैलेंस शेल में हो या उनकी एनर्जीज कंपेरेबल हो, उनकी एनर्जीज एक दूसरे के आसपास हो।
सिर्फ वही यहां पर ओवरलैपिंग कर पाएंगे। तो जरा फटाफट से इतना लिख लो, फिर हम लोग कुछ सैलिएंट फीचर्स, कुछ फीचर्स की बात करते हैं और कुछ हाइब्रिडाइजेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की और बात करते हैं, फिर एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। फटाफट गाइस इसको नोट कीजिए। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, होली कब है? हाँ? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस बोल लो, इंपॉर्टेंट फीचर्स बोल लो, कुछ सेलिएंट फीचर्स बोल लो हाइब्रिडाइजेशन के, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है, अब हम लोग यहां पर उसकी बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंडीशंस एंड फीचर्स, कंडीशंस एंड फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट ऑर्बिटल्स हैविंग almost same energies, all orbitals having almost same energies can only undergoes hybridization, can only undergoes hybridization। that means एक बात ध्यान से समझेंगे कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जा सकेंगे जिनकी ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जी होगी, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होगी। फॉर एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप अफबाउ प्रिंसिपल में लिखें तो आप पहले 3s को भरेंगे, 3s के बाद आप 3p को भरेंगे, लेकिन 3p के बाद आप 4s को भरेंगे और 4s के बाद आप 3d को भरेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या ये वाला फंडा आप सबको समझ में आ गया? तो यहां पर मेरा ये कहना है कि जब 3s, 3p और 3d ये तीनों एक ही शेल को बिलोंग करते हैं, थर्ड शेल को, तो जब आप थर्ड शेल को देखोगे तो ये आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। थर्ड शेल 3s, 3p, 3d, ये इस प्रकार दिखाई देगा। फिर जब आप फोर्थ शेल पर जाओगे तो आपको दिखाई देगा 4s। तो यहां पर प्यारे बच्चों बात यह है कि 3p के बाद क्या है, 4s के बाद क्या आएगा? 4p। तो 3d और 3d के बाद क्या आएगा? 4p। अब यहां पर अब आप एक बात समझो कि अगर मुझे ओवरलैपिंग या मुझे अगर हाइब्रिडाइजेशन करना है 4s का और 4p का, तो क्या 4s और 4p के बीच में एनर्जी नहीं आ रही है 3d की? मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि 4s और 4p के बीच में 3d है, मतलब इन तीनों की एनर्जी लगभग बराबर है, क्योंकि अफबाउ प्रिंसिपल कह रहा है लगभग 4s और 4p की जितनी एनर्जी होगी उन दोनों के बीच की कुछ एनर्जी इसकी होगी। मतलब अगर इसके पास में 10 रुपए हैं और अगर इसके पास में 15 रुपए हैं, तो भाई 10 और 15 के बीच में इसके पास में या तो 11 रुपए होंगे या 12 होंगे या 13 होंगे या 14 होंगे। तो मैंने बोला इसके पास में 13 रुपए हैं, तो भाई एनर्जीज कंपेरेबल हो गई कि नहीं? दैट मीन्स 4s ऑर्बिटल 4p ऑर्बिटल के साथ में 3d ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना। कुछ बच्चे ये गलती करके बोलते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ ये समझ लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्बिटल वैलेंस शेल में है सिर्फ वही हाइब्रिडाइजेशन में जा सकते हैं, या सिर्फ जो इस फोर्थ शेल में, चलो इसको वैलेंस शेल अगर आपने माना, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि जो फोर्थ शेल पर है 4s और 4p बस यही हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। 4s 4p के साथ ये वाला 3d हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से 4s के बाद 3d और 3d के बाद 4p भरा जाता है, मतलब इन तीनों की एनर्जी ऑलमोस्ट क्या है? बराबर है। क्या ये बात समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? समझ गए ये फंडा? तो इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखना है। ये आज नहीं, क्लास 12th में जब आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे, भयंकर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? प्लीज मेरे प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया कि जो ऑर्बिटल्स की ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होगी दे कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन ईदर ऑफ वैलेंस शेल, यानी ये सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के हो सकते हैं, और मे बिलोंग्स टू n-1 शेल, और मे बिलोंग्स टू n-1 शेल, जिसको पेनल्टीमेट शेल भी बोला जाता है। पेनल्टीमेट शेल का मतलब क्या होता है? वैलेंस शेल के अंदर वाला। वैलेंस शेल अगर आपका n है तो n-1 यानी वैलेंस शेल के अंदर वाला पेनल्टीमेट शेल, जैसे 4s और 4p के साथ ये दोनों वैलेंस शेल है, तो इनके साथ में 3d भी हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है, तो ये n-1 शेल हो गया और ये n शेल हो गए। ये अल्टीमेट शेल हो गया यानी वैलेंस शेल हो गया, ये पेनल्टीमेट शेल हो गए, अल्टीमेट के अंदर वाला। इसको वैलेंस शेल बोलते हैं या इसको अल्टीमेट शेल बोलते हैं। अल्टीमेट मतलब इसके बाद और कोई नहीं, और इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट यानी अल्टीमेट के अंदर वाला। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो ये पहला पॉइंट आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि बच्चे इसके अंदर बहुत ज्यादा गलती करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, जब इनकी मिक्सिंग होगी, एक बात और ध्यान रखेंगे, दीज ऑर्बिटल्स मस्ट बी ऑफ सेंट्रल एटम ओनली, that is belongs to only one atom। मतलब ये गलती मत कर देना कि दो अलग अलग एटम, इधर से कार्बन लिया है, इधर से ऑक्सीजन लिया और इन दोनों के ऑर्बिटल की मिक्सिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अगर सेंट्रल एटम कार्बन है तो कार्बन के ऑर्बिटल्स ही मिक्स होंगे। अगर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स ही मिक्स होंगे। दो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल्स को मिक्स करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना अमिताभ बच्चन आके क्या बोलेंगे? एक लाफा पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स undergoing hybridization is equal to number of new hybrid orbitals formed। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे उतने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अपन इसका एक एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ये इसका वैलेंस शेल मैंने माना 2s और ये मैंने इसका वैलेंस शेल माना 2p। लेट्स से इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और ये चारों हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, यानी ये चारों मिक्स हो रहे हैं, यानी 2s के साथ में 2px, 2py और 2pz, ये सब मिक्स होकर कहां जा रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन में। तो कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गए? 1 2 3 4। तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनके कितने बाहर आएंगे? 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनकर आएंगे, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएंगे। और ये एक s और 3 p मिल रहे हैं, 1 2 3, तो ये p3 हो गया और ये हो गया, तो ये sp3। तो हर ऑर्बिटल का नाम sp3 होगा, sp3 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 sp3। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल अंदर गए उतने नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनके बाहर आ गए। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या इसके साथ में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत? अच्छा, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। यहां पर आप देखो s और p ऑर्बिटल के बीच में अपन ने गैप रखा है। क्यों? अफबाउ ने बोला था कि s ऑर्बिटल की एनर्जी p ऑर्बिटल से कम होती है, इसलिए दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है, इसलिए पहले s लिखा, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल लिखा और दोनों के बीच में गैप रखी। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो 1 2 3 4, 4 के 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है,
और ये चारों के चारों कौन से ऑर्बिटल्स हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब एक बात यहां पर आप समझो, ये चार जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, इन चारों के डब्बे मैंने पास पास चिपकाए हैं। जैसे यहां पर px, py, pz चिपकाते हैं, तो कारण बताओ इन तीनों को साथ में क्यों लिखते हैं? सर तीनों की एनर्जी बराबर है। यहां पर आप देख रहे हो चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने और चारों को चिपकाया, मतलब क्या है? चारों की एनर्जी अब बराबर है। मतलब पहले जो s और p की ऑर्बिटल्स की एनर्जी में हल्का सा कम ज्यादा था, यहां पर अब वो लफड़ा खत्म हो गया। यहां पर चारों जो ऑर्बिटल्स बन के आएंगे, चारों की एनर्जी बराबर होगी और चारों का शेप भी बराबर होगा। यहां पर इसका शेप s ऑर्बिटल का स्फेरिकल और इसका डंबल होगा, लेकिन इन चारों का शेप अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा होता है। इन चारों का शेप, इन चारों का साइज, इन चारों की एनर्जी अब क्या होगी? बराबर होगी। तो यही हमारा अगला पॉइंट भी है प्यारे बच्चों, यही हमारा अगला पॉइंट भी है। एग्जाम्पल के बेसिस पर देखो हम लोगों ने हमारा नेक्स्ट पॉइंट समझ लिया। हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट all the newly formed hybrid orbitals have same मतलब बिल्कुल same energy, size and shape। एनर्जी, साइज एंड शेप, मतलब इन सभी का शेप अब कैसा हो जाएगा? ये ऐसा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया आपका। तो ये नेगेटिव पॉइंट और ये पॉजिटिव पॉइंट। अब चारों जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, चारों का शेप एक जैसा होगा। दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दोनों का शेप ऐसा होगा। तीन बनेंगे, तीनों का ऐसा होगा। चार बनेंगे, चारों का ऐसा होगा। पांच बनेंगे, पांचों का ऐसा होगा। अच्छा, पांच नए हाइब्रिड ऑर्बिटल कब बनेंगे? जब पांच एटॉमिक ऑर्बिटल अंदर जाएंगे। जब पांच एटॉमिक ऑर्बिटल अंदर जाएंगे तो नए पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। चार एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। सिर्फ दो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? दिस फोर्थ पॉइंट इज क्लियर गाइस? बढ़े आगे, पक्की बात। चलिए, फोर्थ पॉइंट के बाद अब हम लोग यहां पर फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं कि बेटा जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आपको याद है जब अपन ओवरलैपिंग पढ़ रहे थे तो हमने ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाया था, उसके बाद में हमने ओवरलैपिंग करी थी। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन के केस में ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से उछल के एक्साइटेड स्टेट में जाए और उसके बाद एटम अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटम बिना इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के भी हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है। तो हम लोग यहां पर फिफ्थ पॉइंट स्टार बना के इसको नोट करेंगे, थोड़ा जरूरी है। दैट हाइब्रिडाइजेशन डू नॉट रिक्वायर्स द excitation of electron in the atomic orbital। atomic orbital के अंदर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? अब एक बात समझो, अब एक मेरी बहुत अच्छी से बात समझो। फिर से एक बार अपन एटॉमिक ऑर्बिटल को बनाना पड़ेगा। चलो कार्बन का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो कार्बन को ही समझते हैं। ये कार्बन का 2s था, ये इनके ऑर्बिटल्स में हल्का सा एनर्जी में चेंज है, हल्की सी एनर्जी में डिफरेंस है, और वो हमने देखा कि एनर्जी में डिफरेंस चलेगा पर वो हल्का सा होना चाहिए। और वैलेंस शेल का हो या पेनल्टीमेट शेल का, उससे मतलब नहीं है, एनर्जी में हल्का सा गैप होना चाहिए। मतलब एक बात हमने समझ ली कि या तो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स ही ओवरलैपिंग में जाएंगे या कभी कभी वैलेंस के साथ साथ पेनल्टीमेट जाएंगे। अब ऐसा मत करना कि 3s को 4d के साथ कर रहे हो। 3s और 4d में बहुत फर्क है। आफ्बाउ प्रिंसिपल में जो दो तीन ऑर्बिटल आसपास है, बस उन्हीं की कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसके अंदर इसका ओवरलैपिंग करी, सॉरी इसको हाइब्रिडाइजेशन में ले गए, इनकी इंटरमिक्सिंग करी, तो 1 2 3 4 चार नए ऑर्बिटल्स हैं। तो चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलकर जी चार नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। इनका नामांकरण कैसे होगा? इनका नाम कैसे रखोगे? एक s है
और 1 2 3 3 p ऑर्बिटल है, तो sp3 इसका नाम हो गया। तो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। देखो सबके डब्बे पास पास बना है, मतलब सबकी एनर्जी बराबर है। अब एक बात समझना, अब एक मेरी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब ये 4 नए sp3 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 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, sp3 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 sp3, जब ये 4 नए sp3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर थे, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, तो भैया ऑर्बिटल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन को भी जाना पड़ेगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स में थे, ठीक उसी तरह 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर आपको मिलेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से होगी। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? पक्की बात, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों को? श्योर हैं आप लोग अच्छे तरीके से? पक्की बात। अब जब इन सारे sp3 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 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ऑर्बिटल इसको, ये ऑर्बिटल इसको, ये ऑर्बिटल इसको, ये ऑर्बिटल इसको, ये ऑर्बिटल इसको और ये ऑर्बिटल इसको रिपेल करेंगे। तो नो डाउट इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से ये नए नए बने हुए एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करेंगे और स्पेस में ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे जहां पर इन ऑर्बिटल्स के बीच का रिपल्शन मिनिमम हो, ताकि इनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो क्या ये लिख लिया आप लोगों ने? इधर के पॉइंट्स लिख लिए, तो इसको रब कर लूं मैं? प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3, टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। चलिए इसको मिटाएं। और मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने लाडले लाडले बच्चों, आज तो मैं हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगा। सुनील शेट्टी नाम है मेरा, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। हाँ, चलो तो ये पॉइंट समझ में आ गया। तो हम लोग यहां पर 6th पॉइंट लिखेंगे, दैट एज इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, as electrons are distributed in the newly formed hybrid orbitals, in the newly formed hybrid orbitals, the hybrid orbitals will repel each other, will repel each other। एक दूसरे को क्या करेंगे ये लोग? एक दूसरे को ये लोग रिपेल करेंगे, will repel each other and occupies a space, and occupy a space in nature। नेचर की जगह अपने को क्या बोलना चाहिए? and occupy a space in surroundings, and occupies a space in surrounding with minimum electronic repulsions, and hence gains maximum stability, and hence they gains maximum stability। बस जब रिपल्शन एक तरीके की एनर्जी है, तो जब रिपल्शन कम हो जाएगा यानी एनर्जी कम हो गई, तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपके पास में बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, यह है इसका 2s और यह है इसका 2p, 2px 2py 2pz। ठीक है? अच्छा, अभी मैं आपको एक आगे और रूल, चलो एक रूल सिखा देता हूं। रूल नंबर 6 के बाद मैं आपको एक रूल नंबर 7 पहले सिखा देता हूं, कंडीशन नंबर 7 सिखा देता हूं, तब दोनों पॉइंट्स को एक साथ समझा देता हूं। ऑर्बिटल्स दैट आर फुल्ली फिल्ड, ऑर्बिटल्स दैट आर
फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड, ठीक है, मतलब वो ऑर्बिटल्स जो या तो फुल्ली फिल्ड हो, जो पूरी तरीके से भरे हुए हो, या वो हाफ फिल्ड हो, कैन ओनली undergoes hybridization, can only undergoes hybridization, whereas empty orbitals do not, यानी अगर ऑर्बिटल खाली है तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है या इनफैक्ट अगर पूरा भी भरा हुआ है तो भी हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। जैसे यहां पर अब आप देखो, यहां पर पी वाई और पी जेड खाली है, तो यहां पर सिर्फ 2s और 2p ही हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। तो इनके हाइब्रिडाइजेशन में जाने की वजह से दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्या मैं इधर वाला रब कर दूं, क्या मैं इधर वाली लाइन रब कर दूं? इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आपने। चलिए तो इसको रब करके इस एग्जाम्पल को फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो यहां पर ये दो नए ऑर्बिटल अंदर जाकर दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे, एक s और एक p का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इसका नाम भी sp, इसका नाम भी sp, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ठीक उसी प्रकार इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो दोनों नए ऑर्बिटल्स बने, अब इनका स्पेस में अरेंजमेंट कैसा होगा? ये ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि इनके ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्शन मिनिमम हो जाए। तो यहां पर आप देखोगे कि अगर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा है प्लस और एक माइनस, तो जो एक sp ये हो गया, एक sp ऑर्बिटल ये हो गया, मैंने इसका नाम रख दिया sp। तो जो दूसरा sp होगा वो इसके बिल्कुल अपोजिट चला जाएगा 180 डिग्री पर, ये हो जाएगा दूसरा sp। तो यहां पर जब आप इन दोनों के बीच का एंगल ऑब्जर्व करोगे तो ये एंगल आपको दिखेगा 180 डिग्रीज का। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहां पर इन ऑर्बिटल्स के बीच में क्या हो जाएगा? बिल्कुल 180 डिग्री का रिपल्शन हो जाएगा, ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से क्या हो जाएं? बहुत ज्यादा दूर हो जाएं और इनके बीच का रिपल्शन लगभग खत्म हो जाए, लगभग नेग्लिजिबल हो जाए। तो ये जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये अपने आप को स्पेस में कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं कि नए ऑर्बिटल्स के बीच में भी इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्शन है वो क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। क्या यह बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट? पक्की बात? ध्यान से देख लिया इसको। क्या हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ सकते हैं? चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 8। गाइस दिस पॉइंट नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन होगा, जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैन ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। मतलब जब कभी भी आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे, आप सिर्फ क्या बनाओगे? सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन यूज नहीं होता, नेवर यूज्ड फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में कभी यूज इसे नहीं करना है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के अंदर करना है। हेंस फॉर पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड के लिए क्या करेंगे? हमें ओवरलैपिंग का इस्तेमाल ही करना होगा। ओवरलैपिंग इज रिक्वायर्ड। और पाई बॉन्ड के लिए कौन सी ओवरलैपिंग रिक्वायर्ड होती है? पीपी ओवरलैपिंग। तो हमें इसके लिए फिर पीपी ओवरलैपिंग करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे तब और मजा आएगा। लेकिन क्या इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए? जरा फटाफट से इतना नोट कर लो, फिर इसको रब करके एक दो पॉइंट्स और बचे वो डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी इसको नोट करो प्यारे बच्चों। चलिए इसको रब करें। वेरी गुड। अच्छी बजा दो ना विजल। सीटी बजा रहे हो, सीटी बजाए। चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ओ गुलजारी लाल जल्दी बता दो आगे बढ़े नहीं। चलो आगे बढ़े। अब मैं तुम्हें और पढ़ाऊंगा अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। बात करते हैं अगले पॉइंट के। लगता है हम लोगों ने 9 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, ये हमारा 9th पॉइंट है। इसके अंदर बेटा एक बात ध्यान रखना, बॉन्ड्स
फॉर्म्ड बाय, अब भैया जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा, जैसे अब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, फॉर एग्जांपल ये बन गया आपका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपके सेंट्रल एटम का है, और अब दूसरा एटम आया, फॉर एग्जांपल ये कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इधर से आया अपना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का तो ऐसी ही ऑर्बिटल है, तो हाइड्रोजन के अंदर कोई ओवरलैपिंग, हाइड्रोजन के अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होगा, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आएगा और इस तरीके से ओवरलैप कर जाएगा, मतलब ओवरलैपिंग यहां पर भी करनी है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग यहां पर भी करनी है, लेकिन बस फर्क यह हो गया कि अब कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल की जगह हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहा है, कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल की जगह हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहा है, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग करेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो सेंट्रल एटम के अलावा जो दूसरे एटम होंगे उनके एटॉमिक ऑर्बिटल ही रखना। पता चला तुमने क्या करा, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को सिखाया कि चलो BCl3 की बात करो, तो पहले बेरिलियम बोरॉन में आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन करा, फिर एक क्लोरीन, फिर दूसरे क्लोरीन, फिर तीसरे क्लोरीन में हाइब्रिडाइजेशन करा। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ जो सेंट्रल एटम है, जो बोरॉन है, बस इसमें हाइब्रिडाइजेशन करना। बाकी जो 3 क्लोरीन है, इन 3 क्लोरीन के तो एटॉमिक ऑर्बिटल ही आएंगे, मतलब इनका तो वो p ऑर्बिटल ही आएगा जो पहले आता था, सिर्फ इसके ऑर्बिटल्स में चेंज होगा। क्या है बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो जब कभी भी एक नया बॉन्ड बनेगा जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग कर रहा है, जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है, वो बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले। सो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, so bond formed by hybrid orbitals are always stronger and stable। stronger के साथ साथ क्या बोलना चाहिए? stable। भाई stronger तो होगा ही होगा, लेकिन stable भी तो होगा, तो are always stronger and stable than atomic orbitals, then bond formed by, then bond formed by atomic orbitals। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों को? कोई परेशानी इसके अंदर? रिपीट कर रहा हूं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो तो पूछ लो। दैट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल देन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा बनाया जाने वाला बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा बनाया जाने वाला बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग और हमेशा स्टेबल होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब लास्ट पॉइंट, 10th पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन का अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। दैट इफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द ज्योमेट्री gets distorted, यानी जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्ट हो जाएगी, बिखर जाएगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। जब अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो ये नाइट्रोजन का वैलेंस शेल बना रहा हूं, ये हो गया इसका 2s, थोड़ा सा एनर्जी गैप के बाद यहां पर आ जाता है 2px जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 2py जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर रूल याद करो कि मैंने आपको सिखाया था कि भले ही ऑर्बिटल पूरी तरीके से फिल्ड हो, यानी फुल्ली फिल्ड हो, या ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। दैट मींस यहां पर 2s, 2px, 2py, 2pz चारों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 1 2 3 4 चार ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए 1 2 3 4 चार नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, इक्वल एनर्जी, इक्वल शेप, इक्वल साइज के। नाम क्या होगा? एक s, एक p, 2p, 3p, तो sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। लेकिन इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4
और हुंस रूल के हिसाब से जब ये सारे भर गए तो वापस पीछे जाओ और इसके अंदर पेयरिंग कर दो, तो ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब आप यहां पर देखो, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, ये वाला जो ऑर्बिटल होगा, ये वाला जो sp3 ऑर्बिटल होगा जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल इन बाकी 3 ऑर्बिटल को बहुत ज्यादा रिपेल कर देगा। जो VSEPR थ्योरी में अपन ने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन पढ़ा था ना, ये वही है। तो ये जो ऑर्बिटल है ये लोन पेयर है, बाकी के जो ऑर्बिटल्स होंगे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब कैसे टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो लोन पेयर रिपेल कर देगा किसको, बॉन्ड पेयर को। तो बेचारे के बाकी के जो p ऑर्बिट sp3 ऑर्बिटल्स होंगे वो रिपेल होके इस तरीके से नीचे आ जाएंगे और यहां पर इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? अब हम लोगों ने देखा था कि अगर यहां पर अपन बात करें ज्योमेट्री की, तो एक नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। तो याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था, दैट इफ देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, हमने VSEPR थ्योरी में पढ़ा था कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल होगी। याद करो मैंने आपको सिखाया था VSEPR थ्योरी में कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ज्योमेट्री हमेशा क्या होगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन लफड़ा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरीके के होते हैं, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। क्योंकि लोन पेयर सिर्फ सेंट्रल एटम को बिलोंग करता है, ये बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देगा। और लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, बॉन्डिंग में सिर्फ ये 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पर ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी, मतलब ज्योमेट्री जो आपने सोची थी वो ना होते हुए यहां पर अब इसका शेप टेट्राहेड्रल ना होते हुए क्या हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो आप देख रहे हो हाइब्रिडाइजेशन कितने अच्छे तरीके से, कितने बढ़िया तरीके से आप लोगों को बता रहा है शेप के बारे में। यहां पर एक हाइड्रोजन आएगा ओवरलैप कर जाएगा, एक हाइड्रोजन आएगा ओवरलैप कर जाएगा, एक हाइड्रोजन आएगा ओवरलैप कर जाएगा। तो ये बन गया आपका अमोनिया NH3, जहां पर एक लोन पेयर ने इसको रिपेल कर दिया। यहां पर आप इसका बॉन्ड एंगल भी निकाल सकते हो। यहां पर देखो आप बड़े आराम से बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो, ये निकालो 107, ये निकालो 107, ये 107, ये 107, सबका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 107। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक लोन पेयर के फंस जाने की वजह से ज्योमेट्री क्या हो गई, डिस्टॉर्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अगर लोन पेयर आ गया, अगर इस प्रकार का भी लोन पेयर आ गया, तो जो ज्योमेट्री आपने सोची थी वो नहीं होगी, वो ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। तो वो फिर अपन VSEPR से देखेंगे। VSEPR बिल्कुल सही है, VSEPR की एक एक बात सही है। तो शेप का बॉन्ड एंगल, शेप का नाम, ज्योमेट्री का नाम अपन VSEPR से उठाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? VSEPR क्या कहता है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रल, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्टाहेड्रल, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लीनियर। लेकिन अगर एक लोन पेयर आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर 120 120 120, लेकिन इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से अगर एक लोन पेयर आ गया, तो फिर शेप बदल जाता है, फिर ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल ना और ट्राइगोनल प्लेनर ना होते हुए बेंट हो जाती है, जो कि अपन वाटर के अंदर देखते हैं, SO2 के अंदर देखते हैं। तो आप चीज को समझना, VSEPR थ्योरी को यहां पर लगाना पड़ेगा हमें। तो अभी अपन इसके एग्जाम्पल जरूर पढ़ेंगे, पर अभी के लिए, आज की क्लास के लिए 10 पॉइंट जरा समझ लो। इन 10 पॉइंट्स को अपनी नोट्स में प्रॉपर तरीके से, बेहतरीन तरीके से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कंडीशंस और फीचर्स जब समझ में आ जाएं, तब हम अगली क्लास में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp,
sp2, sp3, sp3d, sp3d2 देखेंगे। अमोनिया, वाटर, मीथेन के अंदर बॉन्ड एंगल कैसे बनता है, किस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उन सब की बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो हाइब्रिडाइजेशन काफी डिटेल टॉपिक है और मैं एनसीईआरटी से भी कई ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों को ये पूरा बेसिक बनाएगा, तो प्लीज इस बात को अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।